हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो जीके टॉपिक पर है। जीके क्वेश्चन, करंट अफेयर्स और जीके साइंस, ये सभी क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन को सही तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा वंश राज्य कर रहा था? बताइएगा स्टूडेंट्स। सभी को आपको पता होगा सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा वंश राज कर रहा था। ए ऑप्शन है नंद वंश, बी शुंग वंश, सी मौर्य वंश, डी शिशुनाग वंश। तो बताइएगा स्टूडेंट, सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा वंश राज्य कर रहा था? तो वह था ऑप्शन नंबर ए नंद वंश। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा नंद वंश। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आपके सामने है, अष्टाध्यायी भाषा जो महाभाष्य और निरुक्त है, ये तीनों किससे संबंधित है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य और निरुक्त, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है संगीत, व्याकरण, दर्शन, ज्ञान। तो आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा व्याकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, व्याकरण। अष्टाध्यायी भाष्य और निरुक्त व्याकरण से संबंधित है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 1810, 731, 10,580, 6,428। तो आपको बताना है ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है 10,580। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, 10,580 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। इस संख्या को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जय काव्य कहा जाता था? निम्न में से किसे जय काव्य कहा जाता था? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, पुराण। तो निम्न में से किसे जय काव्य कहा जाता था? तो वह है महाभारत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बताइएगा स्टूडेंट्स, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान। तो स्टूडेंट्स सभी को याद रखना है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वह है बांग्लादेश। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,106.7 किलोमीटर है, जो कि 17 प्रदेशों के 92 जिलों में है। और भारत सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश से साझा करता है। भारत की जलीय सीमा कितनी है? 7,516.6 और 13 राज्यों के केंद्र शासित राज्यों में है। भारत की स्थलीय सीमा इस प्रकार है, सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर, चीन के साथ साझा करता है 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, नेपाल 1,751 किलोमीटर, म्यांमार 1,643 किलोमीटर और भूटान है 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान से साझा करता है 106 किलोमीटर। तो इनको आप याद रखिएगा, ये सभी जो है इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइएगा स्टूडेंट, भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में, वह राज्य भी है और वो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप या फिर उड़ीसा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन दिया गया है, पश्चिम बंगाल, तो भारत का ये ऐसा राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसमें मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है, पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोनापानी लघु जल विद्युत, सोनापानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सोनापानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइएगा।
ऑप्शन आपके पास है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो सोनापानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो स्टूडेंट्स आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मेघालय। ये ऑप्शन आपका सही होगा। सोनापानी लघु विद्युत परियोजना किस राज्य में है? मेघालय में स्थित है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गिर केसर। गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है, यह किसकी प्रजाति है? गिर केसर। तो ऑप्शन है आपके पास केसर, मिर्च, आम, सेब। तो गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है, लेकिन यह किसकी पहचान है? तो यह पहचान है आम की। किसकी? आम की पहचान है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर के जो हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें किस में है? ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कोच्चि। तो पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा वह स्थान है चेन्नई। चेन्नई में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र स्थान पर स्थित है। क्या? पवन ऊर्जा चेन्नई में। ठीक है। नेक्स्ट है रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रावी, सतलुज, झेलम या फिर सिंधु। तो आपको बताना है कि रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, रावी नदी। रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना है वह रावी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? याद रखिए 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री या फिर 25 डिग्री। स्टूडेंट्स आपको बताना है और ऑप्शन कौन सा सही होगा इस क्वेश्चन में। 1 घंटे के अंतर, 1 घंटे का अंतर है तो उसके लिए कितने देशांतर की आवश्यकता पड़ेगी? हमें पड़ती है, याद रखिएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। 15 डिग्री देशांतर की जरूरत पड़ती है 1 घंटे के अंतर के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से एक जैविक उर्वरक है। निम्न में से एक जैविक उर्वरक है तो ऑप्शन आपके पास है यूरिया, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एजोला, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा एक जैविक उर्वरक है? तो स्टूडेंट्स याद रखें वह है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नहीं है, यह है एजोला। एजोला है। जो ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, एजोला। तो जैविक उर्वरक क्या है? एजोला है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सबसे अधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। देखिएगा ऑप्शन है आपके पास बैंगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश और हरा प्रकाश। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी लाल प्रकाश। लाल प्रकाश सबसे अधिक क्रियाशील होता है प्रकाश संश्लेषण हेतु। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन है? हमारे शरीर में अम्लीयता व क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा तत्व है? ऑप्शन है फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ऑप्शन आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, फास्फोरस। नेक्स्ट है आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है। आमाशय की दीवार का पेशीय संतुलन जो संकुचन है वो क्या कहलाता है बताइएगा। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, फैलना, इस तरीके से। तो आमाशय की जो दीवार है उसका पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? पाचन, पेरिस्टालिस,
या फिर संवहन और अधिश्लेषण। तो बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो आमाशय की दीवार का जो पेशीय संकुचन है वह क्या कहलाता है? स्टूडेंट्स बताइए जल्दी से। तो वह कहलाता है पेरिस्टालसिस। क्या कहलाता है? पेरिस्टालसिस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन पेरिस्टालसिस कहलाता है। रेखीय पेशी तंतुओं का प्रमुख प्रोटीन्स है। रेखीय पेशी तंतुओं का प्रमुख प्रोटीन्स क्या है? मायोसिन एवं एक्टिन, मायोसिन एवं ट्रोपोनिन, एक्टिन एवं ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन एवं ट्रोपोनिन। तो बताइएगा, रेखीय पेशी तंतुओं का प्रमुख प्रोटीन्स है, तो वह है मायोसिस एवं एक्टिन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मायोसिस एवं एक्टिन रेखीय पेशी तंतुओं का प्रमुख प्रोटीन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है, यह जल में अविलय होता है, यह गंध रहित होता है, यह पीत गैस होती है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो यदि आप ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। अमोनिया का जो एक गुण है वो यही है कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन, विद्युत रसायन परिवर्तन, वैद्युत परिवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो लोहा होता है उसमें जंग लगता है तो उसकी क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण, लेकिन इसमें कहीं पर भी ऑक्सीकरण नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं, डी। यानी कि जब भी लोहे पर जंग लगता है तो हम कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, बायोडीजल के उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल के उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? स्टूडेंट्स ऑप्शन है आपके, ट्रांस एमिनेशन, अनुलेखन, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन और अनुवाद। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है स्टूडेंट? तो वह है ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स बताइएगा। विश्व हिंदी दिवस, ऑप्शन है 16 अगस्त, 14 सितंबर, 25 जनवरी, 11 जुलाई। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन है आपका 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिकिनी डे किस देश में मनाया जाता है? बिकिनी डे किस देश में मनाया जाता है स्टूडेंट्स बताइएगा। ऑप्शन है जापान, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और आपको बताना है कि बिकिनी डे किस देश में मनाया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान में बिकिनी डे मनाया जाता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जापान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 अक्टूबर, 23 नवंबर, 25 दिसंबर, 31 जनवरी। तो नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स याद रखिएगा। ऑप्शन आपके पास हैं 21 अक्टूबर, 23 नवंबर, 25 दिसंबर और 31 जनवरी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा 23 नवंबर जो है वो नेशनल कैडेट कोर डे का दिन माना जाता है। 23 नवंबर नेशनल कैडेट कोर डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑप्शन है 6 मई, 7 मई, 8 मई और 9 मई। तो स्टूडेंट्स देखिएगा 6 मई, 7 मई, 8 मई और 9 मई ये आपके सामने ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन आपका सही एक ही होगा और वह ऑप्शन है 9 मई को। तो नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस मनाया जाता है 9 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, जैकोबिन ने गणतंत्र की सुरक्षा के लिए किसकी स्थापना की थी? जैकोबिन ने गणतंत्र की सुरक्षा के लिए किसकी स्थापना की थी? शांति का राज्य, आतंक का राज्य, सुरक्षा का राज्य या फिर कानून का राज्य? तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जैकोबिन ने गणतंत्र की सुरक्षा के लिए स्थापना की थी आतंक का राज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आतंक का राज्य की गणना की थी। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र पर कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे? कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है 60, 56, 52, 50। तो अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र पर कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वह है 56 व्यक्ति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, नेपोलियन द्वारा फ्रांस के प्रथम बैंक की स्थापना कब की गई थी? नेपोलियन द्वारा फ्रांस के प्रथम बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1796 ईस्वी, 1815, 1796। तो बताइएगा, 1796 आपके दो ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इन दोनों को ही आपको कैंसिल आउट करना होगा क्योंकि दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, तो 1800 और 1815, 1796 इनमें से आपको बताना होगा कि नेपोलियन द्वारा फ्रांस के प्रथम बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो आपको ऑप्शन नंबर अगर बी आप लगा रहे हैं तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 1800 ईस्वी। नेपोलियन द्वारा फ्रांस के प्रथम बैंक की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, आपके सभी क्वेश्चंस आने चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।